Good morning, students. Today we will continue the chapter first of civics, and the name of the chapter is the Constitution of India. We will discuss the topics making of the Indian Constitution, preamble, key features of our Constitution a living document in this video. Now, the first topic is making of Indian Constitution. The Constitution of India had been drafted by Motilal Nehru and 8 other Congress leaders in 1928. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू ने और दूसरे 8 कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर, और ये कब बना था? 1928 में. फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस्ड बाय कांग्रेस एट कराची सेशन इन 1931. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फीचर्स थे वो इसमें डिस्कस किए गए थे कराची सेशन में, जो कि हुआ था 1931 में. At both these deliberations, certain basic values were accepted by the Indian leaders. इन दोनों मीटिंग्स में जब ये ड्राफ्ट हुआ था और जब इसको डिस्कस किया गया था, इन दोनों में इंडियन लीडर्स ने वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया, सच एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. क्योंकि जो माइनॉरिटी पीपल थे उस टाइम में उनको अनटचेबल समझा जाता था, तो इन सारी बातों को इसमें डिस्कस किया गया था. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमें पता है, राइट टू वोट फॉर एवरी अडल्ट वेदर ही और शी इज़ मेल और फीमेल. हर पर्सन को वोट देने का राइट है 18 ईयर्स के पर्सन को, चाहे वो लड़का है या लड़की. राइट टू फ्रीडम के अंडर हम ये पढ़ते हैं कि हर पर्सन को अपने जो विचार हैं दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है, उसको कहीं भी फ्रीली मूव करने का राइट है. इक्वलिटी मीन्स ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ मीन्स रिमूविंग द अनटचेबिलिटी. तो ये सारा डिस्कस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो थे, फर्स्ट था फॉरगिंग यूनिटी अमंग द डिफरेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़. सेकेंड, इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द मासेस हु वर टेरिबली पुअर. जो पूरी तरह से गरीब लोग थे उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना. एम्पावरिंग द पीपल सो दैट दे कुड प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर गवर्निंग द कंट्री. उन लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो अपने लिए जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर रहे हैं, अपना लीडर चूज़ कर रहे हैं, वो उसके लिए पूरा रोल निभा सकें. और इसके लिए क्या बनाया गया था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टायरनी. अगर कोई किसी भी समस्या से जूझ रहा है कोई भी, तो उसको उससे प्रोटेक्ट करवाना. ये सारा इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया था. अब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? The Indian Constitution was drafted by a body of 299 people known as a Constituent Assembly. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसे 299 पीपल ने मिलकर बनाया था, तो इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. असेंबली का मीन्स क्या है? टू असेंबल, इकट्ठे होना. और कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए जो असेंबली बनाई गई थी उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. It was ruled by leaders such as Dr. B.R. Ambedkar, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड मौलाना आज़ाद. और ये किसने रूल किया था? इन 4 लोगों ने मिलकर, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद. फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में. Dr. Rajendra Prasad and Dr. B.R. Ambedkar were elected as President and Chairman of Assembly respectively. और जो इस मीटिंग के असेंबली के जो प्रेसिडेंट बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ये जो हम यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं ये B.R. अम्बेडकर की है. द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली अप्रूव्ड ऑन 26 जनवरी 1949. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है, जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए रफ आइडिया लेते हैं, उसका बेसिक फॉर्म बनाते हैं, तो वो हमारा अप्रूव हुआ था 26 नवंबर 1949 को. लेकिन इसको अप्लाई होते होते टाइम लग गया था और एग्जिस्टेंस में कब आया था? 26 जनवरी 1950. और आज भी इस दिन को ही हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट है प्रीएम्बल.
कॉन्स्टिट्यूशन जब हम चैप्टर की बात करते हैं तो प्रियम्बल एक मेन पॉइंट हो जाता है जो हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। प्रियम्बल एक पूरी तरह से रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे देश को चलाना है, गवर्नमेंट को। द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स। प्रियम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? एक तरह से एक रिफ्लेक्शन है, एक परछाई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने सारे रूल्स इसमें बना दिए हैं, इसमें सारे लिख दिए हैं। जैसे एक बुक होती है, उसमें हमारा सारा मटेरियल लिखा होता है, हम उसी से पढ़ते हैं एग्ज़ाम्स में भी। तो इसी तरह से ये गवर्नमेंट को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक पूरी तरह से बुक लिख दी गई है रूल्स के बारे में। इट एक्ट्स एज एन इंट्रोडक्टरी नोट एट द बिगनिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बिगनिंग का इंट्रोडक्शन है। It lists the source of authority, system of government, the objectives to be attained by a political system, and the date of adoption and the laws of Indian Constitution. इसमें क्या पता लगता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, गवर्नमेंट सिस्टम कैसा रहेगा, जो हमें ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं, पॉलिटिकल सिस्टम ने जो ऑब्जेक्टिव्स को पाना है वो कौन से होंगे, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, डेवलप कैसे किया जाएगा देश को, डेट ऑफ अडॉप्शन एंड लॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, कब इसे अडॉप्ट किया गया था, कौन कौन से इसमें रूल्स हैं, लॉज हैं, वो सारा इसमें मेंशन किया गया है। बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडिड टू प्रियम्बल। जब इसमें 42 अमेंडमेंट हुई थी, इसमें चेंजेस आए थे 1976 में। हमें याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी, 1976 में। तो इसमें 2 वर्ड्स और ऐड कर दिए गए थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। इट प्रोवाइड्स अ की टू द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें पूरी तरह से बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे समझ सकते हैं और इंटरप्रेट, अगर हमें उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, आलोचना कैसे की जा सकती है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरह से जैसे हमारे अंदर सोल होती है ना, हम सोल के बिना कोई रह नहीं सकता, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की ये सोल है। अगर प्रियम्बल नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से उसका इंट्रोडक्टरी नोट है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ प्रियम्बल स्टेट्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर एडॉप्टिंग एंड एनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्फ। जो प्रियम्बल में फर्स्ट और लास्ट लाइन बताई गई है वो हमें क्या बताती है कि जो देश के लोग हैं वो अपने लिए ही, उनके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। द प्रियम्बल विजुअलाइज इज़ नॉट ऑन योर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिर्फ ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है कि जिसमें लोग रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर रहे हैं और गवर्नमेंट चल रही है, बट ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन्फ्यूज्ड विद द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। इसमें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी बनती है जो जस्टिस बेस्ड होती है, जिसमें पूरा न्याय होता है, लिबर्टी, लोगों को फ्रीडम होती है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की फीलिंग होती है, इक्वालिटी, सभी लोगों को इक्वल माना जाता है। नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस एट्सेट्रा। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब हम ही ये सब जानते हैं कि जो हमारे देश में गवर्नमेंट है वो कौन सी तरह की है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पर पहले लोग वोट के थ्रू चूज़ करते हैं, उसके बाद आगे उन्हीं में से मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बनती है, उसके आगे और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चूज़ किए जाते हैं, और इस तरीके से ये चलता रहता है सिस्टम। तो कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर एवरी ऑफिस इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द कंट्री। इलेक्शंस हर चीज़ के लिए हेल्ड होते हैं, हर देश में 5 सालों के बाद इलेक्शन होते हैं और उसमें नए नए लीडर्स चूज़ किए जाते हैं। इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड देन वी कैन चेंज द गवर्नमेंट थ्रू वोटिंग। The preamble also gives a way to the thinking of social and economic democracy. preamble हमें एक ऐसा रास्ता भी दिखाता है जिससे हम सोशली सोच सकते हैं, इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी के बारे में सोच सकते हैं। इक्वलिटी इन द पॉलिटिकल स्फीयर गिव्स ईच अडल्ट सिटीजन द पावर टू वोट फ्रीली। पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें इक्वलिटी एक आइडिया हर एडल्ट को ये पावर देती है कि वो वोट कर सकता है, कोई भी इसे बाउंड नहीं कर सकता है ज़बरदस्ती वोट करने के लिए, अपनी मर्जी से जिसे वो चाहे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकता है। जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय। एज stated in the preamble, our constitution aims at securing social, political and economic justice for all. preamble में ये बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के लिए सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इक्वल जस्टिस रखेगा। अब है सोशल जस्टिस, इट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कास्ट, रेस, सेक्स और
रिलीजन। इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन के साथ, सोशल मतलब जो समाज से रिलेटेड है। बर्थ, अगर हम ये सोचें कि किसी का बर्थ इस देश में हुआ है तो हमें इसे इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए। कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, अगर कोई इस धर्म का है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। किसी का कलर फेयर है तो उसे ज़्यादा देनी चाहिए। नो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सोशल बेस पर नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस, इट मीन्स दैट द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, इकोनॉमिकली मतलब रिलेटेड टू मनी, गरीब हो या अमीर हो दोनों के बीच में गैप नहीं होगा, दोनों जो है वो इक्वल समझे जाएंगे। पॉलिटिकल जस्टिस, इट इम्प्लाइज दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल का मतलब है कि हर जो पर्सन है वो स्टेट के कामों में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, वेदर वी फॉलो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, all are equal to follow any religion, all are equal to follow any kind of business. Democracy is closely connected with the idea of liberty, whereby certain minimum rights must be enjoyed by every person. डेमोक्रेसी हर पर्सन को ये राइट देती है, जो फंडामेंटल राइट्स इशू किए गए हैं कि फ्री हैं वो अपना काम करने के लिए। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर्स लिबर्टी टू सिटीजन्स फॉर थिंकिंग, कुछ थिंक कर सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वर्शिप कर सकते हैं, बिलीफ रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू दैम विद अ व्यू टू सेफ गार्डिंग लिबर्टी, उनको लिबर्टी ताकि उनकी प्रोटेक्ट रहे उसके लिए फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए अभी अगर ये सारे वर्ड भी एक इंडियन वर्ड बनाते हैं, अगर हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो हमारी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन है, अलग अलग रिलीजन से नहीं है। इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, वेदर ही इज रिच और पुअर। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एंश्योर इक्वल स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड कराता है कि हर पर्सन को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, रिच हो या पुअर हो, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इक्वालिटी इज़ द रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स। इक्वालिटी क्या है? पर्सन्स के बीच में से डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना। जो लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, जेंडर के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, जैसे पहले होता था कि जो कलर के बेस पर ब्लैक पीपल को निग्रो समझा जाता था और उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता था, उनको कहीं भी जाने नहीं देते थे, अनटचेबल समझते थे। तो इक्वालिटी इसी का रिमूवल है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड इंजॉय इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉज ऑफ द लैंड। सभी सिटीज़न इक्वल हैं लॉज के सामने और किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। Now fraternity. Fraternity means feeling of brotherhood. The preamble to Constitution desire to achieve fraternity by enhancing the individual respect and inculcating नेशनल इंटीग्रिटी। ये सबको इकट्ठा करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हर इंडिविजुअल के अंदर ब्रदरहुड की फीलिंग को जागृत किया जाता है। द वर्ड फ्रेटर्निटी इज़ इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल विद अ व्यू टू सो द सीड्स ऑफ ब्रदरहुड। इसमें जो वर्ड है ये फ्रेटर्निटी प्रीएम्बल में ये ऐड इसलिए किया गया है ताकि सबके माइंड्स में, इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के माइंड्स में ब्रदरहुड की जो फीलिंग्स है वो जागृत की जा सके। फ्रेटर्निटी इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय गिविंग इक्वल राइट्स टू ऑल। फ्रेटर्निटी जो है वो एक तरीके से इसलिए भी प्रोवाइड की जाती है ताकि सबको इक्वल राइट्स मिलें। Fraternity, however, is not possible unless the dignity of each individual is preserved and respected. Fraternity ये पॉसिबल नहीं है कि भाई हर इंडिविजुअल की डिग्निटी है, जो उसका आत्मविश्वास है उसको प्रिजर्व किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए। Maintaining the dignity requires granting of certain justifiable rights to each individual. इस डिग्निटी को बनाए कैसे रखा जा सकता है? जब हम सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराएं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट हैव बीन यूज्ड टू बेनिफिट ऑल सिटीजन्स इक्वली इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जो हमारी स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या बताते हैं कि हर किसी को अपना जीवन चलाने के लिए उनको प्रॉपर मीन्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए।
द स्टेट इज़ बाउंड टू प्रोवाइड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। काम करने के लिए उनको प्रॉपर कंडीशंस मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर एयर, वेंटिलेशन और वर्किंग फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंश्योर ऑल इट्स सिटीजन्स अटेन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन रहे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज अबॉलिश्ड इन इंडिया टू प्रिजर्व इंडिविजुअल डिग्निटी। और जो अनटचेबिलिटी की हमारे इंडिया में चलती आ रही है सिस्टम, उसको एबॉलिश किया जाए। सोशलिज्म। द टर्म सोशलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976। मैंने आपको ये पहले भी बताया, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म 1976 में 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया। द रियल मीनिंग ऑफ सोशलिज्म फॉर इंडिया वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। सोशलिज्म का जो मीनिंग है वो क्या है कि लोगों को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इक्वल समझा जाए, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए। इट एम्ड एट ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। रिच और पुअर के बीच में जो गैप बना हुआ है उसको एंड किया जाए। एंड मिनिमाइजिंग द सफरिंग्स ऑफ द पुअर एंड द बैकवर्ड पीपल। और जो गरीब लोग जितनी भी यातनाएं सहन करते हैं, उनको जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कम किया जाए। नाउ दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट and we will discuss the next topic, key features of our institution, in next video. Thank you.